हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं बायोलॉजी का एक नया लेसन प्लान। प्रकरण आज है दोस्तों रोगाणु के बारे में। दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार के लेसन प्लान और आपकी डिमांड के अनुसार भी लेसन प्लान हम बनाकर तुरंत देंगे। आप हमें ईमेल कीजिएगा। ईमेल के तुरंत बाद ही हम आपको आपकी इच्छा का कोई भी प्रकरण जो है उस प्रकरण पर हम लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े। इसी के साथ बीएड से जुड़े अन्य टॉपिक्स की जानकारी भी इस चैनल पर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज बायोलॉजी का ये है लेसन प्लान। सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्म यहाँ पर भर लेनी है, कौन सी क्लास, कौन सा दिनांक है, कौन सा वर्ग है और कालखंड क्या है, बच्चों की औसत आयु क्या है, प्रकरण कौन सा है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रकरण होता है दोस्तों। प्रकरण बहुत जरूरी होता है लिखना। और विषय आपको पता ही है कि हम जीव विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद सामान्य उद्देश्य जानते हैं। सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना है कि छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा जागृत करना। दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा है छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाना। चौथा है छात्रों में जीव विज्ञान के विभिन्न शब्दों का ज्ञान होना। विशिष्ट उद्देश्यों की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य कौन से हैं, देखो। छात्रों को रोगाणुओं के बारे में विस्तृत जानकारी देना। किसके बारे में दोस्तों? रोगाणुओं के बारे में, यानी कि जो भी प्रकरण होता है उसका नाम यहाँ लिखा जाता है, उसी की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगला बिंदु है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि आप जब शिक्षण कार्य करवा रहे हैं तो उसमें आपने क्या क्या सहायक सामग्री काम में ली। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लपेट फलक, श्वेत वर्तिका, श्यामपट्ट और रोगाणुओं का चार्ट तथा अन्य कक्षापयोगी सामग्री का उपयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। पूर्व ज्ञान में आएगा छात्र रोगाणुओं के विषय के बारे में आंशिक ज्ञान रखते हैं। इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट प्रस्तावना। प्रस्तावना से हम बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी से हम अपना टॉपिक निकलवाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों के उदाहरण क्या क्या हैं। तो जीवाणु, विषाणु, कवक आदि क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का दैनिक जीवन में उपयोग बताओ। तो लैक्टोबैसिलस के बारे में आपको पता ही है कि दूध से जो दही बनता है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन है वे सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाते हैं क्या कहलाते हैं? यह रोगाणु कहलाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग के रोगाणु का नाम बताइए। तो मलेरिया कौन फैलाता है? प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि रोगाणुओं के प्रसारण के माध्यम बताइए, यानी कि रोग किन किन माध्यम से फैलता है वो बताने हैं। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है हमने समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम अपने टॉपिक की घोषणा करेंगे। तो उद्देश्य कथन में क्या कहेंगे शिक्षक, देखो। अच्छा बच्चों, आज हम रोगाणुओं के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तुतिकरण। आगे आपको लिखना है दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, यानी कि पाठ का विकास। सबसे पहले शिक्षण विधियां लिख देंगे, जो विधियां हम दो काम में ले रहे हैं, व्याख्यात्मक विधि और प्रश्नोत्तर विधि। विषय वस्तु का क्रमिक विकास करेंगे क्रम के अनुसार, जिसमें दो अवनति है। पहली में हम पढ़ेंगे उपयोगी सूक्ष्म जीव व रोगाणुओं का प्रसारण, और द्वितीय अवनति है रोगाणुओं के बचाव व पास्तुरीकरण। प्रथम अनविति में आएगा दोस्तों रोगाणुओं का प्रसारण। पहला हम जो शिक्षण बिंदु है वो है रोगाणुओं का प्रसारण। तो रोगों का प्रसारण निम्न साधनों के द्वारा होता है। वायु के द्वारा होता है। तो वायु से कौन कौन से रोग होते हैं? क्षय रोग और खसरा। जल द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? हैजा और टाइफाइड। भोजन द्वारा हैजा, पेचिस और टीबी। संपर्क द्वारा दाद, खाज, फोड़े। और कीट एवं जंतुओं द्वारा टाइफाइड, हैजा और आंत्रशोथ। मादा एनाफ्रीज मच्छर मलेरिया के रोगाणु का वहन करता है। छात्र छात्राओं ने रोगों के प्रसारण के साधनों को समझा व ध्यानपूर्वक पढ़ा। आगे हम पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न पहला है वायु द्वारा प्रसारित रोगों के नाम बताइए। तो क्षय रोग, खसरा रोग आदि। और अगला क्वेश्चन है दाद खुजली किसके माध्यम से फैलती है? तो संपर्क द्वारा।
रोगाणुओं से बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं? समस्यात्मक। तो अगला बिंदु आएगा रोगाणुओं से बचाव, यानी कि रोगों से किस प्रकार बचा जाएगा। शिक्षक कथक, शिक्षक क्या कहेगा, देखो फिर से। अनाज एवं छालों को धूप में सुखाकर सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं। खाद्य पदार्थों को निम्न ताप पर रखकर इसके लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं। कम ताप पर खाद्य वस्तुओं को रखने की विधि को रेफ्रिजरेशन कहते हैं, रेफ्रिजरेशन कहते हैं। शीत गृह फलों सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगला है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्रिया को निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन कहते हैं। आगे है ऑटोक्लेव। एक ऐसा यंत्र है जिससे ऑपरेशन औजारों को भाप देकर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। इधर लिख देंगे छात्र छात्राओं ने रोगाणुओं से बचाव को समझा वह नोट किया। और जो श्यामपट्ट कार्य है इसमें आप स्टरलाइजेशन की परिभाषा लिख सकते हैं, ऑटोक्लेव की भी लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं सामान्यीकरण प्रश्न, या इनको बौद्ध प्रश्न भी बोलते हैं। यह प्रश्न हम जो भी शिक्षण बिंदु पढ़ाते हैं उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निर्जमीकरण। एक ऐसा यंत्र बताओ जिससे ऑपरेशन औजारों को भाप देकर सूक्ष्म जीव नष्ट करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑटोक्लेव। द्वितीय अन्विति है खाद्य सामग्री सुरक्षित रखने के तरीके। खाद्य सामग्री सुरक्षित रखने के तरीके। तो पहला तरीका कौन सा है? बहुत से सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं जो हमारी खाद्य सामग्री को दूषित कर देते हैं। इसलिए इनसे खाद्य सामग्री को बचाने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे दाल व अनाजों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए धूप में सुखाया जाता है तथा खाद्य सामग्रियों को कम ताप पर भी रेफ्रिजरेशन विधि द्वारा भी सुरक्षित रखा जा सकता है। सुई व सिरिंज के माध्यम से भी सूक्ष्म जीव नष्ट किए जाते हैं। खाद्य पदार्थों को 60 डिग्री तक क्रम में भी सुरक्षित रखा जाता है। इधर आप लिख देंगे कि बच्चे ध्यानपूर्वक सहायक सामग्री के माध्यम से इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे व नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे सुई व सिरिंज के माध्यम से भी सूक्ष्म जीव नष्ट किए जा सकते हैं। फिर इसी प्रकार अगला टॉपिक निकलवाने के लिए आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है सुई एवं सिरिंज को गर्म करने से क्या लाभ है? तो इससे सूक्ष्म जीव नष्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी के लिए कितने डिग्री ताप पर गर्म करते हैं? तो 60 डिग्री। और अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को 60 डिग्री तापक्रम तक कितने समय तक गर्म करते हैं? निरुत्तर। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक आ गया शिक्षण बिंदु पास्तुरीकरण। तो देखिए पास्तुरीकरण क्या है? खाद्य पदार्थों को 60 डिग्री पर 30 मिनट की अवधि के लिए गर्म व ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। यह विधि पास्तुरीकरण कहलाती है। डिब्बाबंदी में डिब्बों पर 2 तारीखों के निर्माण व उसकी एक्सपायरी डेट अंकित करते हैं। और सूक्ष्म जीव नाशक पदार्थ क्या होते हैं? देखो फर्श, शौचालय आदि को फिनाइल से, जल को क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर आदि का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम जीवों का प्रसारण रोक सकते हैं। इधर लिख देंगे आप सूक्ष्म जीव नाशक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो आप बोर्ड पर लिख देंगे। इसके बाद सामान्यीकरण प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पहला है खाद्य पदार्थों को 60 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट की अवधि के लिए गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बच्चे इसका जवाब देंगे पास्तुरीकरण। अगला क्वेश्चन है डिब्बाबंदी में डिब्बे पर 2 तारीखें कौन सी लिखी होती है? तो पहली होती है उसका निर्माण दिनांक और दूसरी उसकी एक्सपायरी डेट। इसके बाद जैसे ही हम शिक्षण बिंदु तीनों पढ़ा लेते हैं, पुनरावर्तित क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेशन किसे कहते हैं? दूसरा है पास्तुरीकरण किसे कहते हैं? तीसरा कहते हैं ऑटोक्लेव क्या है? इसके बाद अभ्यास कार्य प्रश्न, यानी कि खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी के लिए कितने डिग्री ताप पर गर्म करते हैं? अगला है सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वायु के द्वारा प्रसारित रोग का नाम क्या है? और गृह कार्य में हम 1 या 2 क्वेश्चन दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा गृह कार्य कम हो लेकिन नियमित रूप से हो। रोगों की परिभाषा देते हुए रोगों के प्रसारण के माध्यम को विस्तार से लिखिए।
तो दोस्तों यह था आज का बायोलॉजी का लेसन प्लान। इस प्रकार से आप लेसन प्लान बना सकते हैं और आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF को आप hindiTechArea.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।